हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूपीएससी तक। दोस्तों आज डेट है 26 जून। और दोस्तों मैं आपके लिए पीआईबी से, इंडियन टुडे से, एनडीटीवी से, डेक्कन हेरल्ड से, न्यूज एयर से और इंडियन एक्सप्रेस से दोस्तों मैं आप लोगों के लिए आज टोटल 6 न्यूज़ लेके आया हूँ। इसमें दोस्तों आज जो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है उसमें ये आज हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों आज से मैंने एक नया इनिशिएटिव और शुरू शुरू किया है। जहाँ पर भी कोई नीड होगी, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया है कि जैसे कि आज जो हमारा जो मैपिंग वाला सेक्शन है, जो वेंज वाला, जहाँ पर आपको पता है कि अर्थ क्यों आया अभी रिसेंट में, तो मैं इसके रिलेटेड मैं आपके लिए क्या है, मैंने इसके रिलेटेड एक एनिमेशन की वीडियो लगा दी कि अर्थ क्यों कैसे आता है, कैसे होता है वो सब। जब इसका आप आओगे इस सेक्शन में आप देख लेना इस चीज़ को आगे। तो दोस्तों हमारी जो जो पहली न्यूज़ है वो है इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन आईएसपी। ये पीआईबी की न्यूज़ है दोस्तों, और ये इकोनॉमी की रिलेटेड, ठीक है जी। अगला है जी, एक है सुश्रुता, ठीक है जी। इसमें ये इंडिया टुडे की न्यूज़ है। ये आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड करेंगे जी। ये मेडिकल के फादर ऑफ मेडिकल बोला जाता है इनको। इंडियन पासपोर्ट इज नॉट प्रूफ ऑफ सिटीजन, ये एनडीटीवी की एक न्यूज़ है, पॉलिटिकल रिलेटेड है, इसको हम देखेंगे। लिपू लेक पास, ये डेक्कन हेरल्ड में पड़ता है, ये ज्योग्राफी में, ठीक है। इसको पेपर हम GS 1 से कनेक्ट करके देखेंगे जी, और GS पेपर 3 से भी कनेक्ट कर सकते देख सकते हैं, सिक्योरिटी वाला। अगला है जी हमारा भारतीय प्रोग्राम है, ये न्यूज ईयर का है, ये गवर्नमेंट स्कीम के तहत चलाएंगे, ठीक है जी। वेंजुला ये इंडियन एक्सप्रेस से है, ये मैपिंग के तहत हमको इसको देखना है। तो आइए दोस्तों वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। और दोस्तों अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आप, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको स्कैन करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, अगर आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, ताकि मेरा मोराल और बढ़े। तो आइए दोस्तों, हमारी जो सबसे पहली न्यूज़ है वो दोस्तों कि जो पासपोर्ट ट्रेवल डॉक्यूमेंट नॉट अप्रूव सिटीजनशिप, ये किसने कहा है? एक्सटर्नल जो अफेयर मिनिस्ट्री, उसने कहा जी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि क्या चेंज किया है और पहले क्या था पासपोर्ट में। तो हमारा जो सब्जेक्ट किसके रिलेटेड है जी, ये पॉलिटी के रिलेटेड है। अभी जो 14 जो पासपोर्ट जो दिवस था दोस्तों, जो सेवा दिवस अभी मनाया गया, तो उसमें किया गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसने कुछ चेंज किए हैं। और उसने में जो सबसे बड़ा चेंज ये किया है, उसने ये बताया है कि जो पासपोर्ट है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। पासपोर्ट है एक, क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, बट नॉट ए स्टैंड अलोन ऑफ प्रूफ ऑफ सिटीजन। ये कोई सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसने यही यही चीज़ बोला जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बोला। ये देखो, ये मैंने एक ऐसे नीचे इमेज बना के लगा दिया आपके लिए कि पासपोर्ट इक्वल टू ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, नॉट प्रूफ ऑफ ए सिटीजन, नॉट प्रूफ ऑफ ए सिटीजन। अब इसमें क्या क्या फीचर अपग्रेड है दोस्तों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले तो इसके अंदर क्या किया है, एडवांस RFID माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी चलाई है। जो RFID क्या होता है, ये होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है दोस्तों। जो हमारे जो टोल टैक्स होते हैं, जहाँ पर आप कभी गए हो कभी किसी व्हीकल में, तो जो हमारे व्हीकल का जो टोल जो से कट होता है, तो वो किस जो टेक्नोलॉजी बेस पे होता है, वो होता है RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी बेस पे वो काम करते हैं जी। ओके, और इसमें क्या लगाई है, माइक्रोचिप। और दूसरा क्या किया है, ये किया है बायोमेट्रिक डाटा की स्टोरेज होगी। पहले कैसा होता था कि एयरपोर्ट पे लोग जाते थे, पासपोर्ट दिखाते थे और सीधा क्रॉस कर जाते थे, अब उनका बायोमेट्रिक होगा। दूसरा क्या किया इन्होंने, इससे क्या होगा, जो एंटी फोर्जरी है आइडेंटिटी सिक्योरिटी करेगी। इसने क्या किया है, एक डिजाइन किया है एक इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड। जो इसमें क्या होगा, बायोमेट्रिक होगी। अब हर इंसान की अपनी जो बायोमेट्रिक है वो डिफरेंट होगी। तो अब जो फोर्जरी होती है, मतलब कि अब जो डुप्लीकेट जो पासपोर्ट हैं वो नहीं बनेंगे, अब इससे वो कम हो जाएंगे। अगला है जी, ये क्या करेगा, ये हमारा जो एक्सीलरेट करेगा क्या, ग्लोबल क्लियरेंस को। मतलब कि हमारा एक जो, मतलब कि एक तो मान मान लीजिए थंब इम्प्रेशन हमारे हो गए, ठीक है जी, एक RFID टेक्नोलॉजी होगी, और दूसरी ये होगी, तो दूसरी कंट्रियां भी क्या करेंगे, हमारे पासपोर्ट पे ट्रस्ट करेंगे कि ये नहीं, ये लीगल नहीं, एक्सटेंड जैसे एक स्टैंडर्डाइज है, ठीक है जी इनका, तो दूसरी कंट्री हम पे करेंगे। और जब से ये हुआ है, जब से ये नियम चेंज हुआ है, कितने लोगों ने, लगभग 15 मिलियन लोगों ने क्या किया है, उन्होंने ई पासपोर्ट बनवा लिए हैं, ठीक है जी।
अब इसमें क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा क्या, इंटरनेशनल मोबिलिटी। जो अभी 2019 में कितने थे, 16 कंट्री ऐसे थे, ठीक है, जो कंप्लीटली वीजा फ्री थे। बट अभी नाउ इसमें 2026 में 27 ऐसी कंट्री हैं जो कंप्लीटली वीजा फ्री हम जा सकते हैं। जो 47 कंट्री ऐसी हैं जो हमें मतलब एक कन्वेंट जो वीजा मतलब कि अराइवल फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कर सकती हैं। और जो 66 कंट्री ऐसी हैं जो में क्या क्या करती हैं, वो जो में एक्सेसिबल जो ई वीजा एंट्री है वो चैनल्स को करते हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है हमारी जो पॉलिटी के रिलेटेड, कि जो सिटीजनशिप के लिए हम मतलब क्या माने, जो हमारा एक्ट है 1955 के लिए, कि जैसे मैं जैसे इंडिया का सिटीजनशिप हूँ या नहीं, तो ये मेरे पास क्या है कि मैं अब किसे बता सकूँ। आपकी जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो एक सिटीजनशिप के लिए काम करेगी। ये किस एक्ट में बताया गया है, ये बताया है आपका जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ और डेथ एक्ट 1969 के तहत। आपका एनआरसी, एनआरसी क्या होता है दोस्तों, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ठीक है जी। ये कौन करता है, ये होम मिनिस्ट्री करवाती है। कौन करवाती है जी, होम मिनिस्ट्री के तहत में। अगर आप उस रजिस्टर में हो सिटीजनशिप में, तो आपका सिटीजनशिप है जी इंडिया का या किसी कंट्री। अगला है जी सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन, ठीक है जी। मान लीजिए कोई बंदा है, कोई पर्सन है, वो बांग्लादेश से आता है, ठीक है जी, आके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जाता है और जाके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर देता है, ठीक है जी। वो कुछ समय के लिए रहता है, फिर कुछ लोग जाते हैं, देखते हैं कि हाँ ये पर्सन रह रहा है यहाँ पर, तो उसको क्या बना देते हैं, इंडिया का सिटीजनशिप बना देते हैं। ओके दोस्तों, ये था हमारा ये। अभी इसके रिलेटेड और कुछ मैं बता देता हूँ। जो इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो कितने तरीकों से ली जा सकती है। वो दोस्तों बाई बर्थ ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाई असेंट ले सकते हैं, यानी कि अगर आपके माता पिता हैं इंडिया के तब ले सकते हैं आप, ठीक है। बाई नेचुरलाइजेशन ले सकते हैं आप दोस्तों। बाई इनकॉर्पोरेशन ले सकते हो दोस्तों। मतलब कि इनकॉर्पोरेशन का अर्थ ये हो क्या, कि जैसे मान के चलो भारत ने जैसे बांग्लादेश पे कब्जा कर लिया, तो कब्जा कर लिया तो जो बांग्लादेश के जो पर्सन होंगे वो अब क्या हो जाएंगे, उनकी किसकी आ जाएगी, इंडियन की सिटीजनशिप आ जाएगी दोस्तों। तो इसकी जो ट्रिक है, इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक है बरांडी, ठीक है जी। बर्थ बर्थ से, रजिस्ट्रेशन से, ठीक है दोस्तों, नेचुरलाइजेशन से और इनकॉर्पोरेशन से। आप इससे क्या करोगे, इससे आप क्या ले सकते हो, भारत की सिटीजनशिप ले सकते हो। कितने तरीके से ले सकते हो, 1 2 3 4 5, आप 6 वे से आप भारत की सिटीजनशिप आप ले सकते हो। आर्टिकल में ये दिया था, बट ये जो ब्रांडी वाला ये मैंने अपनी तरफ से बताया। अब ये आपके लिए एक एमसीक्यू क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सोल्व कीजिए। वाई एज एन इंडियन पासपोर्ट नोट कंसिडर्ड एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। तो आप ये इसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो दोस्तों पीआईबी से है। मैं इसका जो पीआईबी लगाना भूल गया। इसमें क्या होता है, इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन है, अभी जो नया लॉन्च हुआ ये, ठीक है जी। ये क्या है, ये जो मैक्रो इकोनॉमी है जी, जो शॉर्ट टर्म के जो इंडिकेटर होते हैं, जितने भी इनमें मंथली चेंज होते हैं, ये इनको क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। ये काउंटर पार्ट करेगा, किसको करेगा, ये आईआईपी को। आईआईपी क्या है, इंडेक्स ऑफ जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है उसको काउंटर पार्ट करेगा ये। और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री क्या होगी, नोडल मिनिस्ट्री क्या हो जाएगी, मोस्पी। मोस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है जी। इसके की फीचर क्या है, इसकी जो बेस ईयर है वो ये ईयर क्या रहेगा, 2024 से 25 तक, ठीक है दोस्तों। और ये जो प्रत्येक जो 29th डे होगा हर मंथ का, उस पे इसको क्या क्या रिलीज किया जाएगा। ये मतलब कि है ये इतना, मतलब इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों। ये क्या करेगा, कैप्चर करेगा हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक ट्रेंड, ठीक है जी, जो कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आईआईपी को। ये प्रोवाइड करेगा टाइमली इन्फॉर्मेशन ऑन सर्विस सेक्टर को। और ये मॉनिटर करेगा क्या, डोमिनेट सेक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं ओवर 50% ऑफ जीवीए। जीवी क्या होता है दोस्तों, ये होता है जी ग्रोस वैल्यू एडिशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, ग्रोस वैल्यू एडिशन क्या दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे समझाता हूँ, एक मिनट। इसी इसी में आप देख लेना, जो ग्रोस वैल्यू जो एडिशन होती है ना, आप मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, मेरे पास है आयरन, ठीक है दोस्तों, यानी मेरे पास क्या है, लोहा, ठीक है। लोहा में एक उसमें एक कंपनी में गया, कंपनी में जाके उसने क्या 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 बना दिया, कंपनी ने एक स्ट्रक्चर बना दिया उसका, ठीक है। स्ट्रक्चर के बाद वो एक किसी इंडस्ट्री में गया और वहाँ पर उसका क्या बन गया दोस्तों, वहाँ उस पर क्या बन गया, इसके एक ट्रैक्टर बन गया,
ठीक है जी। ट्रैक्टर में टायर लगा दिए, ठीक है जी। और ऐसे करके देखो, एक आयरन से जो ट्रैक्टर हो गया, तो इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है क्या, ग्रोस वैल्यू एडिशन। मतलब कि एक चीज से क्या क्या चीज बनी गई, और बीच बीच में अभी देखो ये तो मैं था मेन प्रोडक्ट, अब इससे जो ये चीज बनी है इसको बोला जाता है ग्रोस वैल्यू एडिशन, कि आपने उसमें क्या ऐड किया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे और आप एग्जाम्पल लेना चाहो, तो जैसे कि एक किसान है, वो एक फसल उगाता है अपने खेत में, वो फसल है, वो आगे जाती है तो उसका क्या बन जाता है, उसका क्या बन जाता है, आटा फ्लोर, आटा बन जाता है। और आटे से क्या बन जाता है दोस्तों, आटा से हमारे क्या बन जाते हैं, बिस्किट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं हमारे, बिस्किट बन जाते हैं, ठीक है दीदी। और आटा से हमारी क्या बन जाती है, मैदा बन जाती है, ठीक है जी। और आटा से हमारा क्या बन जाता है जी, हमारी ब्रेड बन जाती है। अब देखो क्या था हमारे पास, जैसे मान लिया हमारे पास, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे व्हीट था, ठीक है। अब व्हीट से क्या है, आटा, आटा और इससे, तो अभी तो व्हीट तो क्या था, ठीक है जी। अब जो फाइनल प्रोडक्ट हमारी मैदा वही होगा, बट जो हमारा इंटरमीडिएट हुआ है वो क्या हुआ, हमारा आटा होगा जी। इसको बोला जाता है जीवीए दोस्तों, ग्रोस वैल्यू एडिशन। ये इकोनॉमिक के रिलेटेड एक टर्म थे। आई होप कि आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट सेक्शन करके मतलब कमेंट कर देना। मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा 5 से 7 मिनट के लिए। मैं इसमें कोई भी वो नहीं करूँगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई नहीं, मैं दोबारा सबको समझा दूंगा। मतलब कि जो ये मैटर क्यों करता है, ये क्या करेगी, एक तो टाइमली डाटा देगा ये बेटर पॉलिसीज में डिसीजन होंगे, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग करेगा ये, और बिजनेस साइकिल एनालिसिस करेगा ये। अब इसको दोस्तों किसी चीज़ को हम कोई कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें डाटा चाहिए। हमें जीएसटी से उसका डाटाबेस मिलेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड है, जैसे कोई फ्लाइट है, कोई ट्रेन से है, ठीक है, बैंक से गया तो उससे हम उसका डाटा मिलेगा। और जो ऐसी सर्विस है, जैसे कि कोई मेडिकल है, एजुकेशन है, वहाँ से हमें उसका डाटा मिलेगा। इसमें तो डिफ्लेक्शन प्रोसेस क्या होगी, इसमें डब्ल्यूपीआई होगा। डब्ल्यूपीआई क्या होता है दोस्तों, होलसेल प्राइस इंडेक्स। मैं इससे आपको 1 से 2 दिन पहले मैंने आपको अच्छे से समझाया था, जो डब्ल्यूपीआई क्या होता है, आज फिर बता देता हूँ मोटा मोटा। एक होता है दोस्तों सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और एक होता है डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई, तो दोस्तों सीआई में क्या होता है, कंज्यूम, हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसके में हम क्या करते हैं, सर्विस को इंक्लूड करते हैं। बट जो डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल, यानी कि कोई चीज़ प्रोडक्ट हो रही है, तो इसके अंदर हम दोस्तों सर्विस को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। और सीपीआई में क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो ये क्या करेगा, ये सीपीआई को क्या करेगा, डिवीजन को नॉन फूड में एज ए नॉन एक्सेप्टेबल प्रॉक्सी करेगा। ये इसका दोस्तों फॉर्मूला है। ये आपके लिए एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा सोर्स इज यूज्ड इन कंपाइलेशन ऑफ द इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन। अब दोस्तों अगला हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये जो लिपुलेख के बारे में है। मतलब कि ये वाही दिस पास रिमेन एट द सेंटर ऑफ द 210 ईयर ओल्ड नेपाल ऑर्डर जो रो है उसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी जो न्यूज़ है वो है डीएच की। तो मैं इसको आपको बता देता हूँ, ये हर बार न्यूज़ में रहता है। तो हम पहले आप ये देखिए कि लिपुलेख की क्या इंपॉर्टेंस है और लिपुलेख क्या है दोस्तों। जो एक लिपुलेख पास है यानी दर्रा है, यानी दर्रा का अर्थ होता है दोस्तों क्या है, एक रास्ता है, ठीक है जी। लिपुलेख मतलब पास का अर्थ होता है दर्रा, दर्रा यानी रास्ता। इसको क्या है, हमने इंडिया ने अभी क्या किया है, ऑफिशियली रिज्यूम क्या कर दिया है कि हम अभी चाइना के साथ में लिपुलेख से जो वाला एरिया है, यहाँ से क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, ठीक है जी। ये कितनी, ये 6 साल के बाद इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। और जो हमारा जो लास्ट इनके साथ जो मतलब जो व्यापार हुआ था, जो ट्रेड हुआ था, वो कब हुआ था, 2020 में हुआ था दोस्तों। अभी जो 1816 में जो आपको पता है, जो सुगालू की जो ट्रीटी हुई थी, ठीक है जी। ये आपको पता है, जो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं क्या, जब जब जो एंग्लो नेपाल वार पढ़ते हैं, ठीक है जी। उस समय पे जो जो सुगोली की जो ट्रीटी हुई थी, उसके अंदर इसको क्या किया था, एक डेजिग्नेट मतलब कि डेजिग्नेटेड किया था, तो काली रिवर एज द डिफिनेटिव वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द नेपाल, ठीक है जी। अब काली रिवर कहाँ है, ये नेपाल में है। ओरिजिन क्या है इसका, डिसएग्रीमेंट का, ये जो बोथ जो नेशन थे कौन कौन, ये डिसएग्री कर गए थे ऑन सोर्स ऑफ काली रिवर पे, नेपाल और भारत, ठीक है जी। इंडिया ने कहा कि एट द स्प्रिंग ऑफ द कालपानी प्लेसिंग लिपू लेक विद इन इंडिया, कि जो लिपू लेक है वो भारत के अंदर में आना चाहिए। बट जो नेपाल ने क्या क्लेम किया, इट ओरिजिनेट्स फार्दर, ठीक है जी, वेस्ट ऑफ लिम्पी, जो लिम्पी दुरा है ये जी। और इन्हें क्लेम किया इंटायर एरिया इसमें। फिर 1999 में क्या हुआ, इनका रिजम्पशन हुआ। और उसके बाद में जो 1962 का जो साइनो इंडियन वार था,
और फिर क्या हुआ, इसको रिज्यूम कर दिया, इसको दोबारा से रिज्यूम कर दिया 1991 में एक फॉर्मल बायलैटरल प्रोटोकॉल के तहत में। अब दोस्तों इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसकी जो लिपुलेख पास है इसकी लोकेशन क्या है। इसकी जो लोकेशन है दोस्तों, आप ये देखिए, ये है दोस्तों लिपुलेख पास, जहाँ देखिए मेरा पेन चल रहा है, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो हमारा जो इंडिया वाला जो एरिया है, जो उत्तराखंड वाला एरिया है, ये है, ये नेपाल है और ये चाइना है। तो यहाँ पर एक क्या होगा, ये एक ट्राई पॉइंट है दोस्तों, ये ठीक है जी, ट्राई पॉइंट है ये। ट्राई पॉइंट का अर्थ होगा जहाँ पर तीन जगह एक साथ मिलती हैं, तो तीन जगह होगी दोस्तों, जैसे इंडिया, चाइना और नेपाल, ठीक है जी। ये जो उत्तराखंड वाला जो एरिया है, जो पिथौरागढ़ है, जो कुमाऊं रीजन में, उसमें उसके उसके पास पड़ता है। और चाइनीज में क्या करता है, ये डायरेक्टली लिंक करता है चाइना का एक जगह, कौन सा जगह है वो है पुरांग रीजन, ठीक है, जिसे तक लाकोट बोला जाता है। और इसकी जो ये ऊंचाई है, ये कितनी ऊंचाई पे है जी, ये सी से ये 5200 मीटर पे है जी, ठीक है जी। इसके कुछ की फीचर हैं कि ये इंपॉर्टेंस क्यों है। तो दोस्तों एक तो सबसे, जब आपको पता है हमारा जो कैलाश है, जो मानसरोवर यात्रा है, एक हमारी जो पिलग्रिम्स है, ठीक है, एक मतलब एक धार्मिक यात्रा है। तो जब हम लोग लिपू लेक से जाते हैं, तो लिपू लेक से जाते हुए क्या होता है, एक तो वहाँ मतलब कि एक रास्ता है, ठीक है जी, और वहाँ पर लैंडस्लाइड थोड़ी कम होती है और नज़दीक है लिपू लेक से। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा क्या है, जो एक्टिव क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड हब है, यहाँ क्या है, जो इंडिया के जो मर्चेंट हैं और जो तिब्बतन के जो हैं, वो यहाँ पर वुल और जो लोकल क्राफ्ट है उसका यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये बिजनेस करते हैं बॉर्डर पे। तीसरा क्या है, जो लॉजिस्टिकल असेंबली पॉइंट है यहाँ पर, जैसे कि आपको ये घर दिख रहे होंगे, देखो इमेज के अंदर मैंने आपके ये लगा रखी है, इसमें यहाँ पर मतलब कि कोई फूड आ गया उसको रखना है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को, बॉर्डर सिक्योरिटी, उसमें मदद करते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, यहाँ पर ना व्हीकल नहीं चलते हैं, तो जो ये जो कचर बोल दो या हॉर्स बोल दो, ठीक है दोस्तों, तो इनको रिलाई रहना पड़ता है। ये दोस्तों आज का एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये आप इसका सोल्व करके आंसर देना कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब लिपू लेक पास। तो आप इसका आंसर देना कमेंट सेक्शन में। दोस्तों अगर आपको लिपू लेक को अगर मैं दो वर्ड में समाप्त करूँ, तो दो वर्ड में ये होगा दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जब हम इंडिया का मतलब ये मानो ये लास्ट जगह है, और वहाँ से फिर हम नेपाल और चाइना में एंट्री करते हैं, बस इतना ही है ये, ठीक है। कुछ समय से ये बंद था, ठीक है, क्योंकि चाइना के साथ हमारा विवाद था, बट अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियली बोल दिया है कि हम इसको दोबारा से रिज्यूम कर रहे हैं, ठीक है जी। दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एंशियंट इंडियन सर्जन था, कौन था, जो सुश्रुता, ठीक है। ये इसको क्या बनाया गया है, इसको स्टेच्यू बनाया गया है कहाँ, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सर्जिकल कॉलेज में, ठीक है जी। और ये कहाँ पर है जो कॉलेज है, ये स्कॉटलैंड में। आइए इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो ये सुश्रुता है, ये क्या है, ये फादर ऑफ सर्जरी है, और इनको प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है जी, ये फादर ऑफ सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी इक्वल आ गया इसमें, ठीक है जी। हमारा जो सोर्स है ये इंडियन ट्रिब्यूनल है जी। सब्जेक्ट हमारा आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड है। कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारा इसका, कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक जो रॉयल कॉलेज है सर्जन ऑफ, जो इडनबर्ग में, कहा स्कॉटलैंड के अंदर में, इसने क्या किया है, ओल्डेस्ट सर्जिकल कॉलेज, ठीक है जी, ये जो ओल्डेस्ट सर्जिकल कॉलेज है ये वर्ल्ड का, इसने क्या किया है, 90 किलोग्राम की एक ब्रॉन्ज का जो स्टेचू है वो बनाया गया है। कहाँ पर बनाया है, वहीं यूनिवर्सिटी के अंदर में बनाया है। और ये कौन है, ये एक इंडियन फिजिशियन है, कौन है ये, सुश्रुता, ठीक है दोस्तों। कई बार यहाँ से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम पूछते हैं, और यूपीएससी ने तो पूछा भी हुआ है कई बार कि मेडिकल कब हुआ, पहला ऑपरेशन कब हुआ, सर्जरी कब हुआ, और विद डेट पूछा उसने। तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कौन था, ये फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, मैंने आपको बता दिया फादर ऑफ सर्जरी था, ठीक है जी। इसका हिस्ट्री अगर आप इसका अगर देखें तो आज से लगभग 2600 साल पहले, यानी कि अराउंड 600 बीसी के अंदर में, ठीक है जी। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मेडिकल में नहीं, इन्होंने कुछ बुक भी लिखी है, ठीक है जी, जिसे क्या बोला, जिसे बोला जाता है सुश्रुता संहिता। और जो वो बुक है, इसके दो डिवीजन थे, क्या डिवीजन, कितने डिवीजन थे इसके, दो थे। एक तो था स्ट्रक्चरल डिवीजन, ठीक है जी, स्ट्रक्चरल डिवीजन में कितने थे इसके, दो डिवीजन थे। एक तो था पूर्वातंत्र और एक था उत्तरातंत्र। जो पूर्वातंत्र था इसमें जैसे सर्जरी, इंटरनल मेडिसिन, ठीक है, जो पेडियाट्रिक्स, ठीक है, एंटोनॉमी और टेक्सोलॉजी। और जो हमारा जो सेकंड पार्ट था, जो उतारा जो तंत्र, क्या था, जैसे कोई सेक्रेटरी है या
गैरेट्रिक्स हेड है या डिजीज ऑफ आई है या ईयर है, नोज है और थ्रोट, इसके रिलेटेड था। जो इसका जो टेक्स्ट है इसमें हमें किसका स्कोप मिलता है, इसमें मतलब कि 1120 प्लस मतलब कि जो बीमारियों का इलाज मिलता है इसमें, 700 प्लस इसमें मेडिसिन प्लांट मिलते हैं, और 300 प्लस हमको मेडिकल और इसका ऑपरेटिव प्रोसीजर मिलता है, और 120 प्लस हमें यूनिक हाईलाइटेड जो स्पेशलाइज जो सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो इसमें मिलते हैं। अब इनकी क्या 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 मतलब कि कंट्रीब्यूशन है मेडिकल फील्ड में। इन्होंने क्या किया था ना, जो सर्जिकल को, जैसे कई लोगों की जो नाक वो टेढ़ी नहीं हो जाती है, तो अब ये देखो, ये इस इमेज को देखो और इस इमेज को देखो आप, तो इसको इन्होंने जो सबसे पहले जो किया था इन्होंने किया था, जो जो सर्जरी वाला काम था ये इन्होंने किया था। उसके बाद में इन्होंने क्या था, 8 कैटेगरी की सर्जरी दी थी इन्होंने। कौन सी दी थी, 8 कैटेगरी की। यानी कि इन्होंने दिया था चेदना, वेदना, लेखना, वेदना, ऐसना, आर्या, विसरना और शिवना। ये पूछता नहीं है कितने टाइप के, बट ये जरूरी है कि जस्ट नॉलेज के लिए। अगला दोस्तों, एडवांस थर्मल जो ट्रोमा जो फ्रेमवर्क था इन्होंने दिया था। इन्होंने कैसे दिया था कि जब आज के दिन जैसे ऑपरेशन करते हैं तो जो ऐसे स्टेज टाके लगाते हैं, तो वो इन्होंने दिए थे। आज के दिन जैसे कि जो जैसे डायबिटी है, ओबेसिटी है, जो कार्डियोवास्कुलर जो डिसऑर्डर है, ये उन्होंने उस टाइम पे ये चीज़ें डिस्कवर कर ली थी। और दोस्तों, इसका जो स्ट्रक्चर था, ये जो मेडिकल एजुकेशन देते थे कैसे देते, ऐसे नहीं देते थे कि जाओ और आप किसी पेशेंट पे जाकर अपना पहले एक्सपेरिमेंट कर लो। नहीं दोस्तों, ये पहले क्या करते थे कि आप मिट्टी लो, ठीक है, मिट्टी पे एक्सपेरिमेंट करो, फिर मिट्टी लो, फिर एक्सपेरिमेंट करो, फिर लो, फिर एक्सपेरिमेंट करो, फिर लो, और उसके बाद में फिर आपको पेशेंट तक जाना होता था, यानी किसी इंसान तक जाना होता था कि अब आप इसका ट्रीटमेंट करिए। और इनका एक ये थॉट है जी, क्या है जी, वेयर एवर द आर्ट ऑफ मेडिसिन इज लव्ड देर इज ऑल्सो ए लव ऑफ ह्यूमनिटी। तो ये था इनके बारे में, सुश्रुता के बारे में। अभी है जो अपेडा है, जो सक्सेसफुली कंक्लूड किया क्या, फर्स्ट कोर्ट ऑफ फ्लैगशिप एक्सपोर्ट एक्सेलरेशन प्रोग्राम भारती। तो आपको सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि जो अपेडा है वो क्या है। ये एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है जी। ये किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आती है जी। ओके, ये क्या देखती है, ये एक्सपोर्ट हमारी कंट्री से जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं वो कौन देखती है, वो अपेडा देखती है, ठीक है जी। उसका मतलब कि क्या एक्सपोर्ट करना है, किस कंट्री में जाएगा, किस प्राइस पे, वो पूरा जो डिसाइड करती है वो कौन करती है, अपेडा करती है। ये एक्सपोर्ट करती है फर्स्ट माइंडसेट, ये स्टार्टअप को एक्सेलरेशन करती है, ये ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस को, सस्टेनेबिलिटी एंड क्वालिटी को, और लॉजिस्टिक एंड मार्केट एक्सेस को करती है। अब जो भारतीय के लिए जो अभी जो स्कीम है, इसके लिए आपके लिए इन्होंने कुछ क्राइटेरिया बनाया। क्राइटेरिया क्या बनाया है, आपके पास एग्री फूड एक स्टार्टअप होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरा, आपके पास एसपीएस सॉल्यूशन वो जो प्रोवाइडर होना चाहिए, आप एक एक्सपोर्टर होने चाहिए, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है जी वो होनी चाहिए। इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन के तहत इसमें क्या दिया है कि आप एक लिमिटेड जो लाइबिलिटी जो पार्टनरशिप होनी चाहिए प्राइवेट कंपनी के साथ में। दूसरा, आप मतलब 5 साल से पहले कि आप उसमें रजिस्टर नहीं हो, आप बिल्कुल नए हो, क्योंकि आप अगर आप कोई भी नया मतलब कि एमएसएमई के तहत जैसे जो लोन होते हैं ना, लाइक आप ऐसा कुछ लेके आ रहे हैं, तो आपका जो एनुअल टर्न है वो और है वो 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो आपकी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भारतीय प्रोग्राम है जो अपेडा उसके लिए। अब इसका एम क्या है, एम है जी हमारा जो जो अमेरिका की जो $50 बिलियन है वो करना कब तक, बाई 2030 तक। और अपेडा के बारे में मैं आपको बता सका हूँ कि अपेडा क्या है कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है जी। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री के इसमें अंडर में आती है जी। तो आइए दोस्तों आप चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, इंडियन एक्सप्रेस पे। जो इंडियन एक्सप्रेस में इसमें ये क्या है, यहाँ पर जो जो वेनेजुएला में क्या है, अर्थक्वेक आया है, ठीक है जी। और इसके रिलेटेड हम पढ़ते हैं। अब कोई भी एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि कहाँ पर अर्थक्वेक आया था, क्या था। अब जो कंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो वेनेजुएला, तो ये जो वेनेजुएला ये कहाँ पड़ती है, ये कहाँ पड़ती है दोस्तों बताओ मुझे। ये पड़ती है साउथ अमेरिका में। कहाँ पड़ती है दोस्तों, ये साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। मैं दोस्तों क्या करूँगा आप लोगों के लिए, जैसे अर्थक्वेक कैसे आता है, ठीक है, एक एनिमेटेड वीडियो लगा दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है जी। तो जिससे क्या होगा, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, और आप देख सकते हो, देखो ये प्लेट कैसे सरकती है, ठीक है, और ये कैसे ये हो रहा है, आप इसको ये समझ रहे हो ना, ठीक है जी। तो आप वेंजुला, जो वेंजुला है ये क्या है, ये जो क्या बोल रहा था मैं, जो साउथ अमेरिका की है, ठीक है जी, साउथ अमेरिका की
जो नॉर्थ में जी, नॉर्थ वेस्ट वाला जो एरिया है उसमें कंट्री है जी। ठीक है जी। यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिजर्व है जी। और इसके जो नेबर जो कंट्री है वो कौन सी है जी, जैसे ब्राजील है जी, जैसे गुयाना है, जैसे कि कोलंबिया है, जैसे कि कैरेबियन सी है, जैसे कि अटलांटिक ओशियन है। और इसकी जो कैपिटल है वो दोस्त क्या है, जो कैपिटल क्या है, कैपिटल इसकी कराकस। कैपिटल क्या है इसके कराकस। अब इसको याद कैसे करोगे, आप कहोगे याद नहीं होगा। अब याद देखो, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो अच्छे से तो आपको अच्छे से याद होगा। देखो याद क्या होगा, मैं कराता हूँ। क्या नाम दोस्तों, ये वेंजुला। वेंजुला को आप समझ लो वैन। ठीक है जी, वैन। और ये क्या है जी, कराकस। ठीक है जी। आप बोलो कि मैं कार में बैठ के वेंजुला जाऊंगा, कार में बैठ के वेंजुला जाऊंगा, तो क्या होगी, कराकस से वेंजुला होगी दोस्तों। आपको याद होगी इसकी कैपिटल। बॉर्डर ने से मैंने आपको बता दिए। ये दोस्तों जो इसका जो सिस्मिक जोन है, जो ये अर्थ क्यों का है, ये कौन कहाँ पर है। एक तो यहाँ पर क्या है, कौन सी है, एक तो कैरेबियन प्लेट है और एक यहाँ पर साउथ अमेरिकन प्लेट है। ठीक है जी। इन दोनों में थोड़ी हलचल हुई और जिससे यहाँ पर क्या है, अर्थ क्यों का है। दोस्तों इसके कुछ जियोलॉजिकल फीचर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो सबसे पहले है यहाँ पर क्या है, आपको पता है, जो अंडेन जो अंडेन माउंटेन है जी। ठीक है, जो एंडीज जो माउंटेन है वो कहाँ है। ये जो मान लीजिए एक मिनट, पता नहीं ये सही नहीं बढ़ना। ये जो ये वाला जो एरिया है, जैसे कि आपको पता है कि ये वेनेजुएला है, ये कोलंबिया है। ठीक है जी। और जैसे ये पेरू है, ये चिली है। ठीक है जी। तो ये जो यहाँ पर जो माउंटेन है जी, वही उसको क्या बोला जाता है, वही इसको एंडीज माउंटेन बोला जाता है। ठीक है जी। ये यहाँ पर जो लेक मराकाइबो है जी, लेक मराकाइबो कहाँ है जी, वेनेजुएला में। आपको बस ये याद रखना है। जो लेक मराकाबा है, ये क्या है, ये जो साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट नेचुरल लेक है जी। क्या है जी, ये साउथ अमेरिका की क्या है, ये लार्जेस्ट लेक है। यहाँ पर और जो साउथ अमेरिका अभी जो है, अब आपसे पूछ लेगा कि वेनेजुएला में कौन सी नदी है, कौन सी नदी है, वो है ओरिनिको। कौन सी है, ओरिनिको। बोलो एक बार मेरे साथ, बोलो ओरिनिको। अच्छा, वेनेजुएला में क्या है, वैन। वैन में क्या है, और वैन में और लोगों को बिठाओ भाई, क्या है, ओरिनिको। क्या है, ओरिनिको। और जो ओरिनिको रिवर पे ही दोस्तों इसकी एग्रीकल्चर वो लगभग पूरा इस पर डिपेंडेंसी रहता है दोस्तों। जो ओरिनिको डेल्टा और जो एंजल फॉल्स है दोस्तों, वो भी कहाँ है, वेनेजुएला में ही है। जो और जो ये क्या है, वर्ल्ड का हाईएस्ट जो वाटरफॉल है, ये जो देखो, जिसकी जो ये आपको इमेज दिख रही होगी। ठीक है जी, ये जो इमेज है ये क्या है, ये एंजल जो फॉल है ये उसकी है जी। और जो ओरिनिको रिवर है ये ड्रेन करता है मोस्ट ऑफ द एंजल, मैं आपको बता चुका हूँ। ये है जी ओरिनिको रिवर, ये वाली। और मैं इसके लिए रिलेटेड आपके लिए एनिमेटेड वीडियो लगा दी, आप इसको थोड़ा अच्छे से बार बार रिपीट करके समझो। और दोस्तों थैंक यू सो मच लास्ट तक जुड़ने के लिए। ये मेरा जो टेलीग्राम का है क्यूआर कोड स्कैन है, आप इसको से जुड़ के आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और ये सर्च कर सकते हैं आप यूपीएससी तक 03। ओके दोस्तों, अगर आपको ये मेरा इनिशिएटिव और अगर आपको ये पसंद आया हो तो थैंक यू सो मच। आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं कल फिर 5 AM पे। ओके दोस्तों।